वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज देखेंगे भारत के संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन, प्रावधानों और विभिन्न कानूनों पर लोगों द्वारा की गई टिप्पणियाँ। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए भारत के संविधान के बारे में या प्रस्तावना के बारे में या फिर किसी भाग के बारे में किसी फेमस पर्सनैलिटी का क्या मत है, क्या कथन है, क्या टिप्पणियां हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसके बारे में। 10वीं अनुसूची में किए गए प्रावधान। ठीक है, तो तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बताया था। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में केसी वियर का कथन है, केसी वियर ने इसको क्वासी फेडरल कहा था। मॉरिस जॉन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा था और भारतीय संविधान को ग्रैनविले ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया था। ठीक है, ये तो है आपका भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सर अर्नेस्ट बेकर ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का की नोट बताया था और अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम प्रश्न पर इसे लिखा था, प्रथम पृष्ठ पर। आगे है, प्रस्तावना को भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M. हिदायतुल्ला ने इसकी तुलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की गई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की बात कर लें तो नीति निर्देशक तत्वों को KT शाह ने अतिरिक्त कर्मकांडी बताया है और ऐसे चेक से तुलना की है जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब बैंक के संसाधन उसे अनुमति दें। ठीक है, नसरुद्दीन ने इसकी तुलना 9 वर्ष में किए गए उन संकल्पों से की है जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। केसी वियर ने नीति निर्देशक तत्वों को बोला है लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। TT कृष्णमाचारी ने बोला है भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर और आइवर जेनिंग ने इसे कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। तो ये तो हुए आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में मत। भारत के संसदीय प्रणाली को आइवर जेनिंग ने कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा दी है। इमरजेंसी प्रावधानों को देख लेते हैं तो TT कृष्णमाचारी ने इसे संवैधानिक तानाशाही कहा है। हृदयनाथ कुंजरू ने इसे राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा बताया है और सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे संविधान का जीवन साथी बताया है और महावीर त्यागी ने इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा वाल्व से की है। तो ये रहा आपका इमरजेंसी प्रावधान। अब है प्रधानमंत्री के पद और कार्यों का विवरण। तो इसे लॉर्ड मॉडले ने प्रधानमंत्री को प्राइम्स इंटर पेरस यानी सभी समान लोगों में सर्वप्रथम बताया है। सर विलियम वर्नर हरकोट ने प्रधानमंत्री की तुलना तारों के बीच चंद्रमा से की है। जेनिंग ने प्रधानमंत्री को सूर्य के समान बताया है जिसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और H.J. लास्की ने प्रधानमंत्री को वह धुरी बताया है जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के सभी कल पुर्जे घूमते हैं। अब है राजनीतिक मामलों की समिति। तो सभी समितियों में से सर्वाधिक शक्तिशाली समिति सुपर कैबिनेट कहा जाता है इसको। विपक्षी दल का प्रमुख, तो इसे आइवर जेनिंग ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया है और लोकपाल को गेरार्ड E. काइडेन ने संस्थागत संस्थानिकीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक बताया है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो देखिए, राज्यों का एक संघ भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। ठीक है,
और राष्ट्रपति जो होता है इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यों में सरकार की जो प्रणाली है वो केंद्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 1 है। तो इसमें देखिए 2 बातें बताई गई हैं। एक तो पहला ये जो इंडिया यानी भारत है इससे देश का नाम बताया गया है। दूसरा ये जो पोर्शन है कि जो बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा, इसमें बताया गया है भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य पद्धति के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए जब पिछले भी वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं भारत के जो नाम थे, एक तो परंपरागत नाम था भारत, दूसरा जो आपका आधुनिक नाम था इंडिया। इन दोनों को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि परंपरागत नाम भारत रखा जाए, जबकि कुछ लोगों ने बोल दिया कि आधुनिक नाम इंडिया रखा जाए। तो इस तरह संविधान सभा ने क्या किया, दोनों को स्वीकार किया, यानी अनुच्छेद 1 में लिख दिया इंडिया यानी भारत। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे संविधान में सिर्फ 2 ही नाम हैं, इंडिया और भारत। बाकी और अन्य नाम जो प्रचलित हैं जैसे आपका हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जगतगुरु, ये सब बोलचाल में हैं। ठीक है, संविधान में भारत और इंडिया 2 चीज़ें मेंशन की गई हैं। और दूसरा क्या है, देश को संघ बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, यद्यपि संविधान का ढांचा जो है वो संघीय है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार क्या था कि राज्यों का जो संघ है, ये उक्ति को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के 2 कारण हैं। ठीक है, राज्यों का संघ, इसमें पहला तो ये कि भारतीय संघ जो है वो कोई राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में है। हमारे यहाँ क्या है कि ये संघ है, यहाँ पे कोई राज्य विभक्त नहीं हो सकता। ठीक है, और हमारे यहाँ भारत में ये पूरा एक देश है जो कि अभिन्न है और जो राज्य हैं उनको प्रशासनिक सुविधा के लिए सिर्फ बांटा गया है। आगे है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र जो है इनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो राज्य के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र, और या ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय पर भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया गया जा सकता है। ठीक है, आज़ादी के समय की बात की जाए तो इस समय राजनीतिक इकाइयों में 2 श्रेणियाँ थीं। एक तो पहला ब्रिटिश प्रांत था, यानी जो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। दूसरा देसी रियायतें, जो राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध थीं। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, इसमें 2 स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया गया। जो देसी रियासतें थीं जो राजा के अधीन, शासन के अधीन थीं, पहला तो भारत में शामिल हो, दूसरा पाकिस्तान में शामिल हो, या तीसरा स्वतंत्र रहें। तो 552 देसी रियासतें ये भौगोलिक सीमा, भारत की भौगोलिक सीमा में थी। ठीक है, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये लोग भारत में शामिल होने से इन तीनों ने मना कर दिया। ठीक है, भारत में मिला लिया गया, जिसमें हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, संविधान के तहत जो भारतीय संघ है इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। पहला तो खंड भाग क में वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ख में 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और खंड घ में अकेले अंडमान निकोबार को रखा गया। ठीक है, ये तो रहा आपका अनुच्छेद 1। अब है अनुच्छेद 2, इसको देखते हैं। तो संसद को यह शक्ति दी गई कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, वह कौन, संसद। ठीक है, संसद जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। ठीक है, ये नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। इसमें संसद को 2 शक्तियां प्रदान हैं। एक तो पहला, नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करे या फिर नए राज्यों को गठन करने की शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा
अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों, ठीक है, नए राज्य के गठन से संबंधित है। पहला तो है, पहली जो शक्ति है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, तो ये तो उन राज्यों को लेकर के है जो कि पहले से अस्तित्व में है, ठीक है। और दूसरा जो ये दूसरा वाला है, ये जो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 3 की अगर बात करें तो भारत संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। और दूसरे में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि किसी राज्य में उस राज्य का क्षेत्र अलग करके या फिर 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिला करके किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके नए राज्य का निर्माण, ठीक है। दूसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा देना। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी संसद। चौथा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। और 5वें नंबर पे है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 3 में हैं। अनुच्छेद 2 में क्या देखा हमने, नए राज्य को भारत के संघ में मिलाना, नए राज्य का गठन करना। और अनुच्छेद 3 में आगे क्या होता है कि वही काम फिर नए राज्य जो बने हुए हैं उसको 2 राज्यों में से क्षेत्र को ले करके या अलग करके किसी तरीके से नए राज्य का निर्माण करना, फिर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, सीमाओं में परिवर्तन करना और राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 3 में आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है कि स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो कि अनुच्छेद 2 में है, और नए राज्य के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों के नाम परिवर्तन इत्यादि जो अनुच्छेद 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा जरिए पारित किया जा सकता है, ठीक है। सामान्य बहुमत, साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाए, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। 1969 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण का विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। इसको कार्यपालिका द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं है, ठीक है। तो 1969 में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना छोड़ करके जितने भी सीमा निर्धारण विवाद हैं इसको हल करने के लिए किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, उसको कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम 2015 को इसलिए अधिनियमित किया गया कि भारत द्वारा कुछ भूभाग अधिग्रहण किया जाए जबकि अन्य भूभाग को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाए, ठीक है। इस लेन देन में भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया। आगे स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। इसके 2 अन्य सदस्य थे, एक थे KM पन्नीकर, दूसरा HN कुंजरू, ठीक है। और इस आयोग की अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया, ठीक है। याद रखिएगा, इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पन्नीकर और HN कुंजरू, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।